तो इमेजिन करो कि आप एक फिल्म देख रहे हो जिसका पहला सीन शुरू होता है। सीन शुरू होते ही आपके मन में क्वेश्चन उठने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, ये मास्क वाला बंदा है कौन, और यहाँ धूल भरी आंधी क्यों आ रही है। फिर इन्हीं क्वेश्चन के साथ कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन टाइमलाइन भी सीधी नहीं होती, जहाँ एक ही ट्रैक में 4 से 5 टाइमलाइन चल रही होती है। कभी आप फ्यूचर में चले जाते हो तो कभी पास्ट में, और कभी तो ऐसा लगता है कि साला टाइम ही उल्टा चल रहा है। और जैसे तैसे करके फिल्म जब खत्म होती है तो तुम्हें सवालों के जवाब मिलने के बजाय और सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही है क्रिस्टोफर नोलन की सिनेमैटिक दुनिया, जो क्वेश्चन से भरी है। और आज हम इन्हीं के 13 फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के बारे में डिकोड करेंगे, जिनका यूज हर फिल्म में होता है। एवरी मूवी स्टार्ट विद क्वेश्चन, मतलब क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म सवाल से शुरू होती है। बट कैसे, आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्क्रीन को गौर से देखो, जहाँ क्रिस्टोफर नोलन की सारी फिल्मों का पहला सीन चल रहा है। और मैं इनके पहले सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इनके सीन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। मेरी बातों को समझना कि क्रिस्टोफर नोलन पहले सीन में कुछ ऐसा करते हैं जिनसे क्वेश्चन पैदा होता है। जैसे द डार्क नाइट मूवी का पहला सीन देखो, जहाँ एक बैंक रॉबरी हो रही है। और जैसे ही हम इस बैंक रॉबरी वाले सीन को देखेंगे तो हमारे मन में सवाल उठने लगेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लुटेरे हैं वे एक दूसरे को ही मार रहे हैं। और इसी मूवमेंट के वजह से हमारे मन में क्वेश्चन पैदा होता है। ठीक ऐसे ही इंसेप्शन मूवी के पहले सीन में कोब खुद को समुद्र के किनारे घायल पाता है। तब ऑडियंस के मन में क्वेश्चन आने लगते हैं कि इसे क्या हुआ, ये घायल क्यों है। और मूवी आगे देखने पर पता चलेगा कि ये तो एक सपना था। तो मैं इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके फिल्म का पहला सीन क्वेश्चन क्रिएट करती है। पर क्रिस्टोफर नोलन पहले सीन में ऐसा क्या करते हैं जिसे देखने पर सवाल उठने लगते हैं? तो इसका जवाब है, क्रिस्टोफर नोलन ऑडियंस को पहले ही सीन में चल रहे एक्शन के बीच फेंक देते हैं। समझना मेरी बात को, कि ऑडियंस को पहले ही सीन में चल रहे एक्शन के बीच फेंक देते हैं। और एक्शन से मेरा मतलब कोई हैंड टू हैंड फाइट सीन नहीं, बल्कि स्टोरी के खास मोमेंट से है जो कहानी को पीक पर ले जाता है। अब पीक के बारे में आगे बात करेंगे, इससे पहले समझ लेते हैं कि इस खास मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है। तो डार्क नाइट मूवी का पहला सीन देखो, जहाँ बैंक रोबरी का एक्शन हो रहा है। याद करना, बैंक रोबरी का एक्शन। और यही एक्शन स्टोरी का खास मूवमेंट है। और इसी बैंक रोबरी वाले एक्शन या खास मूवमेंट के बीच फिल्म की शुरुआत होती है, जिसे देखने पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये लुटेरे लोग अपने ही आदमी को क्यों मार रहे हैं। और ठीक ऐसे ही इनकी बाकी मूवीज की शुरुआत एक्शन या खास मूवमेंट के बीच से ही होती है। जैसे द प्रेस्टीज मूवी के पहले सीन में कोर्ट वाला खास मूवमेंट चल रहा है, और इंसेप्शन मूवी के पहले सीन में सपना वाला खास मूवमेंट हो रहा है। और यही खास मूवमेंट, सपना और कोर्ट वाला एक्शन, आगे चलकर कहानी को पीक पर ले जाएगा। तो आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली क्रिस्टोफर नोलन के कहानी का पीक वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कहानी में स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर तीनों बढ़ जाता है। और यहाँ हीरो भी पावरफुल बन चुका होता है, विलन भी पावरफुल बन चुका होता है। लेकिन जिस मूवी में विलन नहीं है, उस मूवी में विलन का काम टाइम और सिचुएशन करती है। बट तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पीक वाले पॉइंट को इतना बिल्डअप क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज के पीक वाले पॉइंट पर विलन और सिचुएशन के साथ हीरो की लड़ाई होती है। याद रखना, विलन और सिचुएशन के साथ हीरो की लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के बाद हीरो को एक बड़ा झटका लगता है, जो इंटरवेल के पहले आता है। जैसे इंस्टाटेलर मूवी का वो मोमेंट याद करो, जब कूपर मेन प्लेनेट पे पहुंचता है। और यही पॉइंट इस मूवी का पीक पॉइंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर कहानी में स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर तीनों चीज बढ़ जाते हैं। एक तरफ मर्व, जिसको लगने लगता है कि उसके पापा अब नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ ऑडियंस को लगने लगता है कि कूपर और उसका टीम एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लेंगे जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन तभी इसी पॉइंट पर हीरो को एक सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि ये मिशन जिसके लिए ये लोग निकले हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हीरो को सबसे बड़ा झटका लगता है, और ऐसा इनकी सारी मूवीज में होता है। और भी एक बात बताऊं तो ये झटका कहानी का पूरा डायरेक्शन ही बदल देता है। अब इसे डीप में डार्क नाइट के एग्जांपल से समझते हैं। तो डार्क नाइट मूवी का वो सीन याद करो जहां हार्वी डेंट हॉस्पिटल में होता है। और यहाँ पर भी इंटरवेल के पहले हार्वी डेंट, जो एक साइड हीरो है, इसका 2 फेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस जोकर की वजह से ये हार्वी डेंट विलन बन जाता है। तब ब्रूस वेन यानी बैटमैन को एक झटका लगता है, एक साइड हीरो जो अपना जगह ले सकता है वो एक विलन बन रहा है। ठीक ऐसे ही इनकी सारी मूवीज में इंटरवेल से पहले हीरो को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे कहानी पूरा बदल जाती है। तो बेसिकली क्रिस्टोफर नोलन क्लाइमेक्स से पहले प्री क्लाइमेक्स में हीरो को ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहां हीरो बहुत कमजोर, हेल्पलेस या फिर मरा हुआ जैसे लगता है। जैसे द डार्क नाइट राइजेस 2 का वो सीन याद करो, जहां मेन विलन ब्रूस वेन को एक कुआं में फेंक देता है, जहां चढ़ के वापस आना ब्रूस वेन के लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। तब ऑडियंस का होप बिल्कुल खत्म हो जाता है।
तो क्रिस्टोफर नोलन का स्टोरी सेटअप बाकी डायरेक्टर्स से काफी अलग होता है। जहां बाकी डायरेक्टर्स स्टोरी सेटअप के लिए पूरा फर्स्ट हाफ ले लेते हैं, जैसे कुरताला शिवा, ये देवरा मूवी के स्टोरी सेटअप के लिए पूरा फर्स्ट हाफ ले लिए। और यहाँ तक कि एस.एस. राजामौली भी अपने स्टोरी सेटअप के लिए 40 से 45 मिनट तक का टाइम लगाते हैं। ठीक ऐसे ही लोकेश कनगराज भी स्टोरी सेटअप के लिए एवरेज 20 से 25 मिनट लगाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन मात्र 10 मिनट में स्टोरी का सेटअप कर लेते हैं। कहानी किस बारे में है और एक्चुअल में हम मूवी के अंदर क्या देखेंगे, ये इन 10 मिनट में पता चल जाता है। साथ ही स्टोरी का डायरेक्शन और कहानी कहां तक जाएगी, इन सब चीजों के बारे में 10 मिनट में पता चल जाता है। जबकि बाकी डायरेक्टर्स का मूवी 30 से 40 मिनट तक भी देखें तो समझ नहीं आएगा कि कहानी किस बारे में है और कहानी कहना क्या चाहती है। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन फिल्म की शुरुआत कहानी के एक खास मोमेंट से करते हैं, जिससे 10 मिनट में ही पता चल जाता है कि कहानी में क्या होने वाला है और हम क्या देखने वाले हैं। जैसे इंसेप्शन मूवी के 10 मिनट में ही पता चल जाता है कि मूवी सपने के अंदर जाकर आइडिया चोरी करने के ऊपर है। ठीक ऐसे ही द प्रेस्टीज मूवी के 10 मिनट में पता चल जाता है कि कहानी मैजिक ट्रिक के ऊपर है और इसी 10 मिनट में स्टोरी का सेटअप होकर कहानी आगे बढ़ती है। तो क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म के अंदर टाइम का यूज इमोशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। लेकिन टाइम से इमोशन कैसे क्रिएट होता है, आओ समझते हैं इसे डीप में। तो इंटरस्टेलर मूवी का वो मोमेंट याद करो जब कूपर मिलर प्लेनेट से वापस आता है। तब पृथ्वी से उसके फैमिली का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें वह देखता है कि उसका बेटा 23 साल और बड़ा हो चुका है, उसकी शादी होके बच्चे भी हो चुके हैं। अब एक पल के लिए तुम खुद सोचो कि सिर्फ 1 घंटे में किसी के जिंदगी के 23 साल गुजर जाए तो कैसे लगेगा। और ये 23 साल का टाइम कोई साइंस फिक्शन एलिमेंट नहीं है, ये एक दिल तोड़ देने वाला इमोशनल मूवमेंट है। और इसी 23 साल बाद वीडियो मैसेज में कूपर जब अपनी बेटी मर्फ को देखता है तो वो बहुत रोता है। और ऐसे ही क्रिस्टोफर नोलन बाकी मूवीज में टाइम से इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन ऑडियंस को इंगेज और कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल टाइमलाइन का यूज करते हैं, जहां टाइमलाइन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 से 5 टाइमलाइन होती हैं। और मल्टीपल टाइमलाइन का परफेक्ट एग्जांपल है इंसेप्शन मूवी, क्योंकि इस मूवी के अंदर 5 टाइमलाइन में कहानी चलती है, वो भी एक साथ। जैसे पहले टाइमलाइन में असल जिंदगी चलती है एंड दूसरी टाइमलाइन में पहला सपना चलता है एंड तीसरी टाइमलाइन में दूसरा सपना चलता है, फिर चौथी टाइमलाइन में तीसरा सपना चलता है, ऐसे करके 5th टाइमलाइन में चौथा सपना। और इतनी सारी टाइमलाइन को देखकर ऑडियंस इंगेज भी होती है और कंफ्यूज भी होती है। तो ये नॉर्मल स्टोरी टेलिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉर्मल स्टोरी टेलिंग में जहाँ सबसे पहले बिगिनिंग आता है, फिर मिड आता है, फिर एंड आता है। लेकिन इस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में कभी मिड से स्टार्ट हो जाता है तो कभी एंड से, और एंड से स्टार्ट होकर कहानी रिवर्स में जाती है, जहाँ बैक स्टोरी में सारी चीजों को बताया जाता है। मेरी बातों को समझना, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में कहानी को तोड़ तोड़ कर प्रेजेंट करते हैं। कभी कहानी के एंड के हिस्से को शुरू में दिखाया जाता है और फिर यहाँ से कहानी को रिवर्स करके एंड कर देते हैं। तो स्क्रीन में देखो, ये है इंसेप्शन मूवी के स्टोरी टेलिंग का स्टोरी बोर्ड, जहाँ इसकी कहानी एंड से शुरू होकर रिवर्स होती हुई पहले बिगिनिंग की ओर जाती है और इस पॉइंट पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर कहानी मिड की ओर जाती है, जहाँ सारे कैरेक्टर को मिशन मिलता है, वो सपने में घुसकर कोड चुराने वाला। पर इस स्टोरी टेलिंग में 5 अलग अलग टाइमलाइन की कहानियां चलते रहती हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल है द प्रेस्टीज मूवी, जिसकी कहानी कोर्ट फिर जेल से शुरू होती है, लेकिन ये जेल और कोर्ट का सीन कहानी के लास्ट का होता है और यहाँ से शुरू होकर कहानी रिवर्स में जाती है। इसके साथ इनके कहानी को मल्टीपल टाइमलाइन के साथ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में प्रेजेंट किया जाता है। तो इस वीडियो में क्या मिस हुआ कमेंट में बताना। मिलते हैं जल्द।